हेलो दोस्तों, वेलकम बैक 9th क्लास। अभी तक जो वीडियोस नहीं आ रही थी 9th क्लास की, अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के साइंस पार्ट से। हम अभी तक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिजिक्स हमेशा ही इंटरेस्टिंग होती है, नेचर से जोड़ के रखती है। तो हम अभी मोशन पढ़ने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का सबसे फर्स्ट लेसन है और 9th क्लास में जो अभी बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आगे के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे साउंड का देखेंगे, और जब 10th क्लास में मूव ऑन करते हैं तो इनके बेसिक्स ही यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मोशन को समझना। तो जैसे चैप्टर का नाम है, अप्रोच यही है कि पहले मोशन को समझते हैं। मोशन मतलब क्या होता है। अब आपको पता है कि मोशन, आपने सुना होगा कि मोशन हम मूव करते हैं या हम हिल रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ठीक। तो मोशन जब मूवमेंट हो रही है, तो अब अगर कोई साइंटिफिक डेफिनेशन देनी है, ये तो कोई लेमन भी बोल सकता है कि मैं इधर से उधर जाऊं तो मैं मोशन कर रहा हूं। लेकिन अगर हम कोई साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं मोशन को, इट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, ठीक। तो ये मोशन की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको समझो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो उसकी पोजीशन में चेंज आता है, किसके अकॉर्डिंग? उसके टाइम और सराउंडिंग से अकॉर्डिंग। ये बात समझनी है आपको कि जब कोई मोशन या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अपने टाइम के हिसाब से या उसकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, तो हम उसे मोशन में कहते हैं। अब अगर आपको मोशन अच्छे से समझना है तो एक फिजिक्स में बहुत ही बेसिक्स बातें हैं, उनको स्टार्टिंग में समझेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पास हमेशा फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी वेक्टर, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो हम दो चीज समझते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी चीज वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये दो बातें अच्छे से नोट करो और समझने की कोशिश करो। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। स्केलर क्वांटिटीज वो चीज होती हैं, वो क्वांटिटीज that have magnitude only, ठीक। अब एक एक जो वर्ड है ना, अगर एक वर्ड का अगर करेक्ट मीनिंग नहीं पता तो वो डेफिनेशन स्किप हो जाएगी। अब मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड लिखा तो हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैग्नीट्यूड का मीन्स हम ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल लेमन में, नंबर। मतलब अगर कोई स्केलर क्वांटिटीज है तो उसका मेन जो पर्पस है वो रिलेटेड होगा कि उसका नंबर कितना है, या उसमें मैग्नीट्यूड की जो हम वैल्यू बोल रहे हैं कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल गिवन डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को अगर मेजर करें, अभी हम समझेंगे वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, लेकिन आप इतना समझो कि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हम नंबर की बात करते हैं कि कितना किलोमीटर हमने मूव करा। डायरेक्शन एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसकी कोई बात नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी जिनमें हम मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं, मैग्नीट्यूड होता ही है। मैग्नीट्यूड क्या, एक तरह से नंबर समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, और साथ में हम लिख सकते हैं स्पीड, ठीक, और बहुत सारी हो सकती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, इनमें भी मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी साथ साथ में हो। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि इनके अंदर वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मींस नंबर होगा। अब वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे एग्जांपल आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और ये जो वर्ड है, एग्जांपल है, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी
उनके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। और फिर जब चैप्टर में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जितने टर्म्स पढ़ेंगे उनमें पहला डिस्कशन यही होगा उनकी डेफिनेशन क्या, और सेकंड पॉइंट की क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये चीज अच्छे से दिमाग में डाल लो, ये चीज हमेशा काम आएगी जब भी आपके जीवन में साइंस रहेगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या, जिनमें मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। हमने एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट बताया, दूसरा एग्जांपल हो सकता है वेलोसिटी एक्सेट्रा। ठीक, ये दो चीजें नोट करो। और अब हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या जो टर्म्स हैं जो मोशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक, तो मोशन आपने बात समझी कि चेंज इन पोजीशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। अब इसका एक और जस्ट अपोजिट होता है रेस्ट। ठीक, रेस्ट मींस, अब अगर हम इंग्लिश में समझे तो रेस्ट मींस कोई चीज आराम कर रहे हैं या हम आराम करते हैं तो रेस्ट लेना। ठीक, तो रेस्ट मतलब अगर कोई स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक, अब रेस्ट और मोशन, ठीक, रेस्ट और मोशन दो चीजें हैं। अब आप इनको अपोजिट बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि मोशन में आपको पोजीशन चेंज होती हुई नजर आती है या उसकी डेफिनेशन यही कहती है। लेकिन रेस्ट में क्या है, पोजीशन डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। ठीक, तो इसमें पोजीशन डू नॉट चेंज, ये चीज अच्छे समझो। ठीक, ये बात थी आपके मोशन और रेस्ट की। और एक और जो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से देखिए, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। ठीक, अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो चीजें हैं। ठीक, आपको यहां पर मैंने वर्ड बताया रिलेटिव। देखो, हो सकता है ये बातें आपके 9th के लेवल के लिए आपके सर के ऊपर से जाए या बहुत मुश्किल से समझने में लगे, लेकिन आप जो है जो इंग्लिश का वर्ड है ना, वही उसका एज इट इज मतलब समझ के देखिए तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। रिलेटिव का मतलब होता है कि हम दो चीजों के साथ चेंज हो, कि अगर आपका एक चीज पोजीशन चेंज हो रही है तो दूसरी भी पोजीशन चेंज होगी। बिल्कुल लेमन एग्जांपल समझो, अगर आपने सीसॉ का एग्जांपल देखा होगा, जो झूला होता है, ऐसा अगर कोई झूला है और यहाँ पर एक पर्सन बैठा है और यहाँ पे दूसरा पर्सन बैठा है। ठीक, और जब ये मूव ऑन करता है तो आपको पता है कि जब ये ऐसे नीचे जाएगा, ठीक, अगर ये पर्सन नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाता है, और अगर जब ये ऊपर जाएगा, तो ये पर्सन नीचे आ जाएगा, है ना। जैसे झूला होता है, सीसॉ की हम बात करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि ये जब ऊपर होगा तो ये नीचे चला जाएगा, या फिर जब ये नीचे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें रिलेटिव बात हो रही है कि एक ऊपर है तो दूसरा नीचे जा रहा है, एक नीचे है तो दूसरा। रिलेटिव का मतलब ऐसे समझो, और एब्सोल्यूट माने जो एग्जैक्ट होता है। ठीक, अब मोशन और रेस्ट रिलेटिव कैसे हो सकते हैं, इस बात को समझो आप, कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आप एक कार में बैठे हो, बिल्कुल इमेजिन करो सिचुएशन को मेरे साथ। ठीक, आप कार में ट्रेवल कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। ठीक, आपका भाई या बहन साथ में है या मम्मी पापा है, आप कार में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और कार चल रही है। अब आप अगर अपने फैमिली मेंबर्स को देखें, उनको ऑब्जर्व करें, तो आप देखोगे कि वो सब बैठे हैं, रेस्ट पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, अब आपके अकॉर्डिंग वो सब रेस्ट पोजीशन पे है क्योंकि आप सब कार में बैठे हुए हैं और कार चल रही है। ठीक, तो इसको एज ए फिगर समझो, मैं समझाता हूं। तो ये चीज नोट कर लो, सारी चीज नोट कर लेना, फिर देखते हैं। देखो, मैंने क्या बात करी कि अगर कोई कार है आपकी और यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं फैमिली मेंबर्स इस तरीके से, अब मान लो ये आप हो। अब आप जब ऑब्जर्व करते हो, अब ये कार मूव कर रही है, ठीक है, आप जब ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता है कि जो भी फैमिली मेंबर्स है वो आपके अकॉर्डिंग रेस्ट में है ना, वो बैठे हुए हैं, भले कार मूव कर रही है ना, उनकी मोशन जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो ये रेस्ट पर है। ठीक, रेस्ट। लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर फुटपाथ पे खड़ा है या ऐसे ही वो पास कर रहा है या खड़ा है मान लो, ठीक, वो आपकी कार को देखता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सब जो है मूव कर रहे हैं, मोशन के अंदर है। तो इसीलिए हम मोशन और रेस्ट को रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि फैमिली मेंबर्स जो है स्टैटिक है, रेस्ट पोजीशन पे है,
लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर खड़ा हो, जो फुटपाथ पे या रोड के किनारे खड़ा होगा, तो वो आपकी कार को मूव करता हुआ ऑब्जर्व करेगा, तो उसे आप लोग मोशन में दिखाई देंगे। ठीक, तो इसलिए मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। ठीक, तो आपका वो डिपेंड करता है कि आप कहां से उसे ऑब्जर्व करते हो। तो ये चीज अच्छे समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। सो अब आपको अगर जो हमारा मोशन था उसके सारा जो कंसेप्ट समझ में आया, कि मोशन की सिंपल डेफिनेशन समझ में आई, अब जो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन है, क्योंकि अगर मोशन क्लियर हो गया तो अब हमें मोशन को और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कई बार जो है मोशन रिलेटिव टर्म है और उसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं, जो पोजीशन है, टाइम, सराउंडिंग्स, ये सब चीजों का डिस्कशन भी हमें होना चाहिए या बातें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आप टॉपिक देखते हैं वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, मींस कि जो भी मोशन से रिलेटेड टर्म है जो मैंने डेफिनेशन में यूज करी। पहली बात पोजीशन की, कि पोजीशन की क्या जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन है, आपने बोला कि वो जो पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, उसको आप मोशन कहोगे। लेकिन पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे? तो पोजीशन का मींस कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है और इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा मार्कर है, इसका डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पोजीशन एक ये हो गई, एक पोजीशन यहाँ पे होगी, एक पोजीशन इधर हो गई, एक पोजीशन इधर होगी, तो ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक, तो जो विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं या फिर ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो एक हमारा पर्टिकुलर पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल आप इसे डेली लाइफ में कैसे समझोगे? अगर आपका घर है और घर से जो दूर या किसी शॉप की दूरी देखनी है, तो आपका घर एक रेफरेंस पॉइंट है और उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि कितनी दूरी पर मेरा स्कूल है या कोई शॉप है या किसी भी तरीके का पुलिस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो हमारा घर है एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा और हम जहां मूव करेंगे वो सारी पोजीशन चेंज होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना जरूरी होता है। ये बात थी पोजीशन की। दूसरी जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस क्या, कि जो भी हमारा पाथ ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, जितना उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा या उस बॉडी ने मूव करा, पोजीशन चेंज हो गई, बात समझ में आ गई, लेकिन जितना उसने मूव करा, एक्चुअल लेंथ जो पाथ कवर करा इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होती, है ना। अब अगर मैंने बोल दिया कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं है, तो सीधी सी बात है ये चीज स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, रिप्रेजेंट एम से करते हैं। ठीक, ये दो चीजें भी नोट कर लो आप। अब आपको अगर एक्चुअल लेंथ का बात समझनी है तो आप ऐसे समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक, ये कोई बॉडी थी, ये इस तरीके से मूव करी, फिर ऊपर मूव करी, ऐसे मूव करा, ऐसे मूव करा, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक, आई से इनिशियल, एफ से फाइनल। अब आप मान लो ये हमारा 2 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें टोटल पाथ या सीधी सी बात डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ उसने कवर करा, तो वो क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 + 3 + 1, यानी कि 7 किलोमीटर। तो जो 7 किलोमीटर है ये एक्चुअल पाथ है, जितना जो डिस्टेंस था उस बॉडी ने कवर करा। तो ये जो डिस्टेंस की बात थी बहुत जरूरी बात थी। अब अगला पॉइंट क्या था कि डिस्प्लेसमेंट हमने समझना है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वैसे तो सेम चीज है कि डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई भी आपके पास बॉडी है, अब वो मूव करती है, ठीक, इस तरीके से मूव करा, है ना। अब अगर यही चीज बॉडी मूव कर रही है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट में होती है शॉर्टेस्ट पाथ की बात। देखो मैंने लिखा ना यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ, तो जितना उसने शॉर्टेस्ट पाथ कवर करा उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देख के
वही आपको समझना है कि यहां पर इनिशियल पोजीशन बॉडी की ये है, सेकंड पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन ये थी, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है बस आपको वही शॉर्टेस्ट पाथ देखना है कि इनिशियल और फाइनल का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारी चीज होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो उसको और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जांपल लो कि अगर हमारे पास जो बॉडी थी उसकी पोजीशन पहले ये थी, उसने यहां से मूवमेंट करी, स्ट्रेट मूवमेंट 3 किलोमीटर की, फिर नेक्स्ट मूवमेंट करी यहां तक 4 किलोमीटर की। अब ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी। अब मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस, तो आपको पता है डिस्टेंस कितना होगा, जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ तो रास्ता ये था, देखो मैंने ड्रॉ करा, ये एक्चुअल पाथ हो गया 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ गया 7 किलोमीटर। बात क्लियर हुई? लेकिन जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ मूव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ की बात होती है कि जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो देखिए, अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप समझ जाओ तो मैं इनिशियल फाइनल पोजीशन ऐसे भी ले सकता हूं, पर क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा? तो बिल्कुल गलत हो जाएगी ये बात, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है ना, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये जो डायरेक्शन है बिल्कुल खराब है, हमें इनिशियल से फाइनल लेना है और शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। तो एक्चुअल में अब मैं इसे डैश से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। एक्चुअल पाथ आपका ये था जो मैंने डार्क से बनाया है, और ये जो पाथ है, ये जो डैश से रिप्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात हो रही है, तो यहां पर जो डैश से रिप्रेजेंटेड है ये मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे 90 डिग्री को आपको गिवन कर दूं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करके ये 9 + 16 अंडर रूट में करोगे तो 5 किलोमीटर वैल्यू आएगी। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर से आ रहा है, यहां मैं लिख देता हूं डैश लाइन से, ताकि आप भी इस तरीके का एक फिगर बनाओ, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन करते हुए आप पूरा लेक्चर तो देखना पसंद नहीं करोगे, उससे बेटर साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करो, और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप अपने नोट्स ओपन करो, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो वीडियो लेक्चर दोबारा ओपन करो। ठीक, तो ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करना, डैश से रिप्रेजेंट करना डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ है। तो इतनी बात थी आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने की। अब क्या आप इस टॉपिक को ऐसे छोड़ सकते हो? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत कंफ्यूजिंग चीज होने वाली है। आपने डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आते ही आपने बोला इनिशियल से फाइनल होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, तो भाई ये चीज होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आ रही है डायरेक्शन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन आ रही है, और वो चेंज होती रहेगी। यहाँ पर डायरेक्शन ये थी, यहाँ डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होगी? अब ये भी तो एक लेंथ ही है, तो ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगी। ठीक, अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हमें बात करनी है तो समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या चीजें कॉमन है? ऐसा यूनिट से मैं मीटर में हम मेजर करेंगे उनको। ठीक, तो आप लिखो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये मैंने बताया डिस्टेंस और यहाँ एक तरह से लड़ाई करा रहे हैं या समझ रहे हैं, उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन आप करो तो देखो पहला पॉइंट क्या कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, पर कभी कम नहीं हो सकता। ये चीज आपने भी देखी कि डिस्टेंस अभी 7 किलोमीटर आया था लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आया। ऐसे ही जो दूसरा फिगर था उसमें भी हम डायग्राम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम आएगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट
ये हमेशा ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ठीक, अब अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, और हम बात करें डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इस फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 होता है, कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो गए, अब अगर हम मान लें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो गए और वो कम हो सकते हैं, आप बस ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट बात समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो चीज है, लेकिन डिस्टेंस जो है उसने एक्चुअल पाथ कितना कवर करा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आप जितना कवर करोगे उसका एडिशन करके बताओ। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना इस एग्जांपल को, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जैसे ये बॉडी है, ये मूव करती है, ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, तो ये मूवमेंट, ये पाथ है, अब मान लो वो यहां पे स्टॉप करता है, ठीक, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अब मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको पता है डिस्टेंस जो है, मान लिया यहां पर इसने 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, तो डिस्टेंस 9 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ यही है। लेकिन आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही नजर आ रहा है आपको, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी 9 किलोमीटर ही होगा। तो ये चीज अच्छे से नोट करो, पॉइंट डालो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव सेम वैल्यू, उनकी वैल्यू सेम आती है, तो इसका रेशियो हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस लिख के इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, और अगर किसी केस में डिस्प्लेसमेंट कम हुआ और डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ये लेस देन 1 आ जाएगा रेशियो। ठीक, अब बात आपको क्लियर हो गई कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब हम समझते हैं दूसरा पॉइंट जो कहता है डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अब आपको पता है अगर कोई मैं यहां मूवमेंट कर रहा हूं, मैं यहां मूव करता हूं तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है और डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने कभी 2 किलोमीटर मूव करा, 3 किलोमीटर मूव करा, शॉप पे गया, स्कूल गया, तो मेरा मूवमेंट हुआ, मैंने पोजीशन चेंज करी, मोशन हुआ, तो डिस्टेंस की कुछ वैल्यू आई, वो आपको समझ में आया कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, या अगर मैंने मूवमेंट नहीं करी तो मेरा मोशन जीरो, डिस्टेंस भी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी और पॉजिटिव भी। अब नेगेटिव आपको समझना बहुत जरूरी है, जीरो समझ में आ गया कि वो जो पर्सन था या जो बॉडी थी वो वही थी, वही की वही रही, इनिशियल भी यही पोजीशन, फाइनल भी यही पोजीशन, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया जीरो। पॉजिटिव भी आपको समझ में आ गया कि कुछ मूवमेंट हुआ। अब नेगेटिव कैसे हो सकता है, आप इसको ऐसे समझो, अगर मैथ्स में आपने ओरिजिन समझा होगा, 0,0 होता है, ठीक, तो यहां पर आप मूव करते हो एक्स एक्सिस पे, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। मोशन में हम ग्राफ से भी समझेंगे और जो लेमन या फॉर्मूला वाइज है उससे भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अगर यहाँ पे ये इस डायरेक्शन मूव करता है और इस डायरेक्शन मूव करता है, फिर इस डायरेक्शन, देन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक, अब जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पर नेगेटिव में आ जाती है। अगर अभी नहीं कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा तो जब आप ये क्वाड्रेंट का सिस्टम पढ़ोगे, नेगेटिव या एक्सिस वाला कंसेप्ट, तब बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस तरीके से इनिशियल और फाइनल पोजीशन में आ रहा है, और ये चीज पॉजिटिव होती है और ये चीज नेगेटिव होती है। अब ये नेगेटिव हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास ये जो वैल्यू आई ना ये नेगेटिव आती है, तो इसका मीन्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब जीरो कैसे हो सकता है, एक तो आपको बात समझ आएगी, वो जो बॉडी थी वो मूव भी नहीं करी, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होगी। और एक और मैं बहुत अच्छा एग्जांपल समझाऊं जो तुम सोच के आप पहली बार समझोगे तो अच्छा लगेगा, कि अगर मान लो ये पर्सन था, इसकी पोजीशन ये थी, अब ये पूरा घुमा, इधर उधर घुमा और लास्ट में इस पोजीशन पे आके रुक गया। अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं तो आप बोलोगे एक्चुअल पाथ देखो, जो ये रास्ता इन्होंने ट्रेवल करा है
इनका पूरा एडिशन कर दो तो वो आपका डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर आ गया, ठीक, जितना भी उन्होंने कर्व मूव करा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल पोजीशन भी चेंज है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ठीक। तो ये थी बहुत मजे की बात कि अगर आप घर से निकले, कुछ सामान लेने गए, वापस घर पे आ गए, डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल करा पर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। शॉर्टेस्ट पाथ हम देखते हैं। तो ये सारा जो डिस्कशन था, जो वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन है, बहुत ज्यादा यूज होंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, ठीक। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिए, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया या स्ट्रेट लाइन वाली बात होगी, लेकिन एक दो क्वेश्चन देख के फिर हम और जो कंसेप्ट है बिल्डिंग करते हैं। अभी आप लोग जो जो पॉइंट्स बताए हैं साथ साथ लिख रहे होंगे, और अब जो भी ये लास्ट में पॉइंट बताया ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो सकती है, तो यहां पे देखो डिस्टेंस की तो वैल्यू आ रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इस पॉइंट को भी अच्छे से डायग्राम बना के नोट कर लो, ये अलग डायग्राम है, ठीक। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन। अब अगर हम जो कंसेप्ट है उनको समझ ले और क्वेश्चंस ना करें तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आपने कंसेप्ट समझा पर क्या उसे आप अप्लाई कर पाते हो सकता है डेली लाइफ कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। तो कई हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट्स, एक यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। आफ्टर स्टडिंग द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। अब आपको एक मोशन दिखा रखा है स्ट्रेट लाइन पर एक बॉल का, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट पी है, ठीक। अब पॉइंट पी से बॉल रोल करती है, ठीक, बॉल रोल करती हुई जा रही है, ऐसे घूमती हुई जा रही है, क्यू आर, इस तरीके से आपको डिस्टेंस बता रखा है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन इट रोल्स फ्रॉम पी टू क्यू एंड देन टू आर, ठीक। तो बॉल पहले आपको डिस्टेंस की बात हो रही है, देखो सॉल्यूशन करते हैं। अब आपने फिगर कैसे समझा कि पी क्यू आर, आपको समझ में आ रहा है कि पी से क्यू बॉल गई देन आर गई, ठीक। अब जब पी से क्यू और वापस आर जाती है तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करनी है। तो जब पी से क्यू गई तो एक्चुअल पाथ आपको पी से क्यू दिखा, ठीक। अब आपको अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ जितना बॉल ने कवर करा, जो कि है पी टू क्यू प्लस फिर क्यू टू आर गया होगा, क्यू टू आर, ठीक। अब आपको देखो पी टू क्यू जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर गिवन है, प्लस क्यू टू आर जो है वो 2 मीटर गिवन था, तो आपको डिस्टेंस मिल गया 12 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया फर्स्ट पॉइंट के लिए। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है तो हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं, उनका शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। तो देखो इनिशियल पाथ पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। अब देखो इनिशियल पोजीशन आपकी ये थी, यहां पर एक्चुअल पाथ मूव करा, वापस आर पे बॉल यहां पर आई है। अब डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा बात करते हैं इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अब इनिशियल जो और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है, देखो फाइनल इनिशियल, ये जो डिस्टेंस है जो पी टू आर का डिस्टेंस होगा, पी टू आर का जो डिस्टेंस होगा। अब अगर पी टू आर का डिस्टेंस आपको निकालना है, पी क्यू 10 मीटर है और आर क्यू हमारा 2 मीटर है, तो पी क्यू में से हम माइनस कर दे आर क्यू को, तो ये जो एक्चुअल में डिस्टेंस होगा पी टू आर ये 8 मीटर होगा। तभी तो 8 मीटर और 2 मीटर मिलकर 10 मीटर बन रहे होंगे, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका आया वो आ गया 8 मीटर। तो जो पहला पॉइंट था वो क्लियर हो गया, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसमें इंटरेस्टिंग बात समझनी है। एंड फाइनली कम्स बैक टू पी, मतलब पोजीशन वही है कि इनिशियल ये थी, फाइनल होगी, अब वापस वो पी पे आ जाती है, मतलब बॉल मूव करी पी टू क्यू देन क्यू टू आर, और जब सेकंड पॉइंट आया तो आर टू पी वापस चलेगी। लेकिन अब सेकंड पॉइंट में फाइनल पोजीशन ये नहीं है, ठीक, फाइनल पोजीशन है ये। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो हमेशा जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम देखो तो डिस्प्लेसमेंट को आंख बंद करके 0 लिख देना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस देखो आपका P टू R, P टू Q, Q टू R डिस्टेंस 12 मीटर था। अब जब R टू P आई होगी तो 8 मीटर एक्स्ट्रा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 8 यानी कि 20 मीटर, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस
कंसेप्ट से रिलेटेड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से यही क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, जैसे अगर कोई सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर इसकी पोजीशन ये इनिशियल थी और वो जो सर्कल में मूव करके दोबारा फाइनल यही आ जाएगी, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा, जो इसकी रेडियस होगी, और आपको पता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, वो आपका डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ जितना कवर करा उस बॉडी ने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है रेक्टेंगल फॉर्म कर दे, वो भी देख लो एक बार, कि अगर कभी वो रेक्टेंगल ऐसे फॉर्म कराए आपसे कि मान लो बॉडी की पोजीशन ये थी और एक्चुअल पाथ ये था और ये वाला पाथ, ठीक, ये एक्चुअल पाथ था और यहाँ पे उसने स्टॉप करा, तो एक्चुअल पाथ तो आपको डिस्टेंस नजर में आ गया, लेकिन आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखोगे, फाइनल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं। अब आप जो इस तरीके के क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना। इस लेक्चर में इतना ही था। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो अपने बड़े भाई बहन है उनको बताना कि ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गए 10th क्लास के लिए, 9th क्लास तुम बच्चों के लिए भी जरूर आएंगे, तो तब तक आप लेक्चर्स देख के, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इवैल्यूएशन हम करेंगे, ठीक। तो शेल क्लासेस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।